सर लोन चाहिए था। काउंटर नंबर 4 पे जाओ। हाँ 4 ही तो है। अच्छा 4 ही है। हाँ तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट जमा कराओ। उसके बाद तुम्हारा सिविल स्कोर चेक होगा और 8 से 10 दिन में तुम्हें लोन मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ लोन चाहिए क्या? चाहिए तो था मिल जाएगा। पर मेरा तो सिविल स्कोर खराब है। मांगा मैंने, मेरा नाम पूछा मैंने, कितना चाहिए? बस यही कोई 4000। 6000 पकड़। और बाकी फोन में नंगी पुंगी फोटो है क्या तुम्हारे? थोड़ी तो होंगी। और मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, ताऊ चाचा, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे? हाँ ये भी बस फिर ठीक है, मुझे आधार कार्ड और दिलवा देना। अच्छा बट ये लौटाऊं कब? उन सब की टेंशन तू मत ले भाई, वो हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है? और इंटरेस्ट? अरे भूल जा, अभी कुछ नहीं, हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है? जाओ। फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। मुंबई में पिछले 5 दिनों में 2 केसेस सामने आए हैं जो गंभीर हैं। एक में तो एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। He died by suicide allegedly due to threat made by loan app. In Chennai, 23-year-old Narendran was found hanging. आपने कभी ना कभी तो ऐसे इंस्टेंट लोन के ऐड सोशल मीडिया पे देखे होंगे, या आपको भी कभी लोन अप्रूव्ड या गेट इंस्टेंट लोन के टेक्स्ट आए होंगे, और आपके फ्रेंड या रिलेटिव्स में से किसी ने कभी ना कभी तो इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया होगा, और अगर नहीं लिया तो दे आर लकी। वैसे तो ये एप्स यूजर को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बिना किसी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज के। लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर तुम किसी बैंक या फिनटेक कंपनी के पास लोन लेने जाते हो तो वहां पे पहले काफी सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपसे आपकी आईटीआर मांगी जाती है, और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये इंस्टेंट लोन एप्स आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटी के लोन प्रोवाइड कर देती हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे इंस्टेंट लोन एप्स ने इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, और इसका एक बड़ा रीजन है जॉब लॉस इन कोविड-19 पैंडेमिक। अब जैसे कैब ड्राइवर्स, सुपर स्टोर में काम करने वाले लोग और वेटर्स की इनकम लॉकडाउन में एकदम खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से स्मॉल टिकट लोन सेगमेंट में 162% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है: आधार कार्ड, पैन कार्ड और फेस डिटेक्शन। और इन ऐप्स का लोन देने का प्रोसेस जितना स्मूथ होता है उससे कई गुना खराब इनका लोन रिकवरी का प्रोसेस होता है। इतना खराब कि इन ऐप्स ने कई लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, और कई लोगों को अपने नियर बाय साइबर सेल ब्रांच में जाके हेल्प सीख करनी पड़ी। जैसे ही आप ये इंस्टेंट लोन ऐप्स अपने फोन में इंस्टॉल करते हो, उसी वक्त आप अपनी प्राइवेसी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हो। ये फेक लोन ऐप आपके मोबाइल फोन के साथ आपकी प्राइवेट फोटोज, मैसेजेस और आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली आपके फोन में जो भी डेटा प्रेजेंट है उसका एक्सेस इन इंस्टेंट लोन ऐप्स के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आउट ऑफ डेस्परेशन एंड क्यूरियोसिटी यूजर हर चीज के एक्सेस पे अलाउ 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 टैप करता जाता है। और लोन रिकवरी के समय इन ऐप के रिकवरी एजेंट्स बोरोवर्स को धमकियां देते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। बोरोवर की प्राइवेट फोटोज तक लीक करने की धमकी दी जाती है, और बोरोवर की ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स किए जाते हैं। सपोज आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और आपने इन इंस्टेंट लोन ऐप से कोई लोन ले लिया, तो इन ऐप के रिकवरी एजेंट्स आपको ये बोल के ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके एचआर, आपके बॉसेस और आपके फेलो कलीग्स को कॉल करेंगे और उनसे ये लोन रीपे करने के लिए बोला जाएगा, या फिर उन्हें ये बताया जाएगा कि आपने हमारी ऐप से लोन लिया और आप वो लोन रीपे नहीं कर रहे। और अगर वहीं तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो यही सेम बात तुम्हारे फ्रेंड्स और टीचर्स के बारे में बोलेंगे, और ये लोग आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव्स और पेरेंट्स तक को कॉल करने की धमकी देते हैं। बेसिकली ये आपके सोशल सर्कल को टारगेट करके आपको हैरेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकें और अपना मनचाहा अमाउंट आपसे एक्सटॉर्ट कर सकें। पहली बात तो ये लोग बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी लोन का मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको 15 से 20% मिलेगा, और फिर जरूरी नहीं कि अगर तुम लोन रीपे कर दो तो ये तुम्हारा पीछा छोड़ दें। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लोन रीपे करने के बाद भी बोरोवर को कॉल करके लगातार परेशान किया गया और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और इवन कुछ केसेस में तो जहां बोरोवर ने 3 से 4 हजार की अमाउंट का लोन लिया था, वहां पे उस लोन को सेटल करने के लिए लोगों को 90,000 रुपए तक रीपे करने पड़े। तो यहाँ पे टाइमली लोन रीपे करने के बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनका मेन मोटिव ये होता है कि यूजर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। एक ऐसा ही केस मुंबई में 28-year-old लेडी के साथ भी हुआ था, जहां विक्टिम ने 3500 और 2200 के अमाउंट के लोन लिए थे और उसको रीपे करने का पीरियड था 7 दिन। लेकिन 4 दिन बाद ही उनको इन ऐप के रिकवरी एजेंट्स का कॉल आने लगता है और वो उस वुमेन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और इवन वो उनके मॉर्फ्ड फोटोज उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेज देते हैं, जिसकी वजह से विक्टिम ने सुसाइड तक कमिट कर ली थी। लिया हुआ हम
हम ऐसे लोन नहीं देते, हमारे पास एक्सेस होता है, हम उसका सारा डेटा, उसकी फैमिली की पिक्चर्स, उसके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, आपकी फैमिली की पिक्चर्स, आपके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, एक एक चीज़ होती है हमारे पास, फिर हम पेमेंट देते हैं। तो अगर उसे बोलो या आप जो भी पेमेंट कराए, अगर 5 मिनट में पेमेंट नहीं आई तो हमने सारा डेटा इधर से लीक करना है। हेलो, हाँ जी बताइए। अरे तू कंप्लेन कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, तू पेमेंट कर, समझा? एप्लीकेशन का भाई लिंक भेज दो मेरे को जरा एक बार। से क्या बात कर रहा है, तुझे पता भी है, तेरी काट दूंगा मिनट से पहले। अरे भाई समझा? कोई बात नहीं, जहाँ तो पर है लिंक ना भेज दो। वहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज गवर्नमेंट के इतने टाइट सर्वेलेंस और रूल्स और रेगुलेशंस के बाद भी इंडिया में कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कंपनीज इंडियन है ही नहीं, ये एप्स हांगकांग और चाइना से फंडेड रहती हैं। ऑन द फेस ये सारी एप्स खुद को इंडियन ओरिजिन से दिखाती हैं, लेकिन बैक एंड पे इनकी ओनरशिप और इनका ऑपरेशन चाइना के हाथों में होता है। सस्पिशन से दूर रहने के लिए और एक गुडविल क्रिएट करने के लिए ये एप्स खुद को इंडिया में रजिस्टर कर लेती हैं, और ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज का भांडा कई बार फूट भी चुका है, जैसे कि हुआईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका लिस्टेड एड्रेस था 136 उद्योग विहार गुरुग्राम, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए एक न्यूज चैनल की मीडिया टीम इनके ऑफिस पे पहुंची तो उनको पता चला कि ये कंपनी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से ऑपरेट ही नहीं हो रही है। और ऐसे ही कुछ और शेल कंपनीज जैसे ब्लैकबर्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पता चला कि ये कंपनी भी अपने फिजिकल एड्रेस से ऑपरेट नहीं हो रही। So front on a curtain there is an Indian, and at the back there is a Chinese who is basically guiding and directing that particular Indian entity to work according to that. और ये कहानी शुरू होती है ड्यूरिंग लॉकडाउन। पैंडेमिक में कुछ चाइनीज सिटीजन ने इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने का सोचा। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ड्यू टू लॉकडाउन लो इनकम ग्रुप आर इन डेस्परेट नीड ऑफ कैश, और इसके चलते उन्होंने ऐसे हजारों इंस्टेंट लोन एप्स को मार्केट में उतार दिया, और फिर इनके एड्स गूगल, फेसबुक और इवन गेम्स के अंदर भी दिखने लगे। और अपना बेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने कंपनीज की टॉप पोजीशन पे इंडियंस को ही हायर करना स्टार्ट कर दिया, और लोन रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट्स को भी इंडिया से ही हायर किया गया। और अगस्त 2020 में एक चाइनीज रेजिडेंट लियो सांग को इनकम टैक्स ने अपनी कस्टडी में लिया, और उन्हें यह पता चला कि लियो सांग के एक चाइनीज रेजिडेंट होने के बाद भी उन्होंने अपना फेक आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड इशू कराया हुआ था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चार्ली पांग के नाम से इशू कराए हुए थे। तो बेसिकली उनके पास इंडियन रेजिडेंट होने के सारे प्रूफ्स थे। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी 4 कंपनीज भी सेटअप की हुई हैं, विच गोज बाय द नेम ऑफ इन्वेंट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ओटीए न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन हार्बर्स, ओटीए लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और लियो सांग उर्फ चार्ली पांग डेली हवाला चैनल्स के थ्रू 3 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तो अब ये स्कैमर खुद इतना सारा पैसा लेके तो कंट्री से बाहर नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। एक इंपॉर्टेंट टर्न इस स्कैम में तब आया जब ईडी ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग की इस चेन को एक्सपोज किया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये स्कैमर्स इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। इसके पता चलने के बाद ईडी ने उस ऐप के 64 करोड़ के असेट्स फ्रीज कर दिए, और बाकी सस्पेक्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के भी असेट्स फ्रीज कर दिए गए वर्थ 370 करोड़। और बिना किसी रेगुलेशन और रोक टोक के इतने बड़े अमाउंट की मनी लॉन्ड्रिंग कर पाने का रीजन ये था कि ये क्रिप्टो एप्स कस्टमर की केवाईसी नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये लोन एप्स बिना स्क्रूटनी के देश के बाहर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर पाते थे। एज ऑफ 2021 ऐसे फेक लोन एप्स इंडिया के अंदर 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम कर चुके हैं, लेकिन आजकल फिर भी लोगों में इनको लेके काफी अवेयरनेस आने लगी है। और जनवरी 2021 में ऐसे ही 100 एप्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से टेक डाउन कर लिया गया था। और ऐसे ही फेक और यूजर के साथ स्कैम करने वाली एप्स को रोकने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का पास होना बहुत जरूरी है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के इफेक्टिव हो जाने के बाद ऐसे डेटा ब्रीच करने वाले एप्स काफी हद तक अपने ये स्कैम्स चलाने में नाकाम हो जाएंगे। तो इन कुछ स्टेप्स से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एप्स स्कैम है। अपफ्रंट फीस, अगर लेंडर लोन से पहले ही आपसे पैसे मांगने लगे कि मुझे मेरी सर्विस के पैसे पहले ही दे दो, तो वो सीधे सीधे एक स्कैम कर रहा है। लेजिटिमेट लेंडर्स अपनी फीस पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं, और ये कॉस्ट लोन के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे किसी भी लेंडर के कहने पे तुम्हें एडवांस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन ऑफर्स, कोई भी लेंडर अगर फोन पे लोन अप्रूव कर दे तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ गोलमाल है। लोन ऑफर राइटिंग में होना चाहिए एंड इट मस्ट प्रोमिनेंटली मेंशन ऑल एसोसिएटेड फीस। वायर ट्रांसफर, अगर कोई लेंडर तुम्हें ऑनलाइन पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाए तो सबसे पहले उसका एड्रेस कंफर्म कर लो, और फिर फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफिस से कांटेक्ट करो ये वेरीफाई करने के लिए कि वो लेजिटिमेट बिजनेस है भी या नहीं। तो अगर कोई भी लेंडर तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बिना चेक किए और बिना डॉक्यूमेंट्स के तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हो जाए तो वहीं समझ जाना कि ये सीधा सीधा एक स्कैम है। और हो सके तो ऐसी लोन एप्स को अवॉइड ही करना। अगर तुम्हें 5, 7, 10 हजार की अमाउंट का कोई लोन चाहिए भी तो कोशिश करो कि
तुम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल और फैमिली से ही वो अमाउंट बोरो कर लो। और जिन यूजर्स ने बदकिस्मती से इन लोन एप्स को कभी भी यूज किया है, दे नो हाउ दीज लोन एप्स लेंड। इनका फंडा क्लियर है, शॉर्ट अमाउंट टू रीपे लोन, स्टीप इंटरेस्ट रेट चार्जेस एंड अ प्रोसेसिंग फीस, जो इनके प्रॉफिट बनाने का सबसे बड़ा सोर्स है। तो अगर ऐसे लोन एप्स के चक्कर में तुम फंस भी जाते हो और इनके रिकवरी एजेंट्स तुम्हें ब्लैकमेल और थ्रेटनिंग कॉल्स करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलत काम ये कर रहे हैं, तुम नहीं। अब अगर एक चोर चोरी करे और उसके पैसे दूसरा चोर चुरा ले, तो वो पुलिस के सामने जाके कंप्लेंट थोड़ी करेगा कि सर मैं पैसे चोरी करके ला रहा था और वो पैसे किसी और ने चोरी कर लिए। और आप भी इनके ब्लैकमेल करने के तरीकों से और इनकी धमकियों से कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं कि जिसको आप वापस ठीक ना कर पाओ। यहाँ पे ये मत सोचो कि तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली को पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें जज करेंगे। यहाँ पे ऐसे स्कैम से निकलने के लिए तुम्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है। और ऐसे स्कैमर से डरने के बजाय इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए अपने नियर बाय साइबर सेल में जाके। तो अगली बार कोई भी स्कैमर तुम्हें कॉल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो फोन उठाना और उसे बोलना चल। अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट कॉल करके ब्लैकमेल करने लगे तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? हाँ, तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? हाँ, तो पहली बात तो ऐसी है कि मुझे कई बार ऐसे सुनने में भी आया, तो मैंने अपने आप को ना वैसी वाली सिचुएशन में कई बार एक्सपीरियंस बाई थॉट से एक्सपीरियंस करवा के देखा। तो पहले तो ये लोग ऐसा मैस क्रिएट करते हैं कि सारे कॉन्टैक्ट्स को आपकी डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे, बताएंगे इसने लोन नहीं दिया, ये इसकी फोटोज हैं, और वो वहाँ के स्क्रीनशॉट आपको देंगे। मतलब ये इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर देंगे 1-2 दिन के अंदर ही आपके दिमाग में कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ी डील है। चलो ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल डेटा, फोटो, वीडियो इनके हाथ लग भी गई तो आपको अभी बहुत मैटर करेगा कि यार पता नहीं क्या होगा, बट इवेंचुअली 1-2 साल बाद वो इतना आपको मैटर नहीं करेगा। तो ऐसा कोई स्टेप मत लो, तुरंत घर से भाग जाओ या सबसे बातें छुपाओ। सबसे पहली चीज़ है, आप अपने दोस्त तो आपके ही हैं, माँ बाप तो आपके ही हैं, उनसे ज़्यादा के बात करो। ऑनलाइन अगर कोई धमकी दे रहा है कि हम ये अपलोड कर देंगे, वो अपलोड कर देंगे, बहुत ईजी है उसको रिमूव करना, 2 मिनट में रिमूव हो जाते हैं ऑनलाइन ये सब पर्सनल चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर आप कोई ब्लैकमेल ही कर रहे हैं, आप वो स्क्रीनशॉट रखो, आप अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दो, 2 मिनट के अंदर हैरेसमेंट, ऑनलाइन बुलिंग पे 2 मिनट के अंदर एक्शन होता है। और लास्ट चीज़ ये है यार कि अगर एक बार को आपने ऐसी कोई गलती कर ही दी, आपका नंबर उन पे चला गया, पर्सनल डिटेल उनके पास चली गई, तो फिर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा होच पोच के बजाय आप बस वो नंबर चेंज करो। अब गलती तो हो ही गई, आप नंबर चेंज कर दो, आप ब्लॉक कर दो। बस हाँ, ब्लैकमेल मत हो, उनसे कनेक्टेड मत रहो डर के कि हाँ मुझे सुनना है आगे, कुछ और ना कर दे, कुछ और ना कर दे। कट कर दो एकदम सारी चीज़ें, उनसे एकदम कनेक्शन ही कट कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? मैं यार इन सब से ना डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते जब ये चालू हो जाएगा।